स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बार फिर राजधानी दिल्ली से स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। लेकिन हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश की, सरकारी दावों से बिल्कुल अलग। यहां पर अस्पतालों में बेड्स की किल्लत, ऑक्सीजन की कमी, साथ ही दवाओं की किल्लत, जिसका सामना आम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले रिपोर्ट लखनऊ की, जहां पर हालात कुछ और ही कह रहे हैं सरकारी दावों से। देखिए। सीएम साहब सुन रहे हैं तो सुनिए मेरी बात। जान देते बताइए, क्या आप नहीं बताइए। जहाँ बताओ मैं मुंह दिखा रहा हूँ, मैं अपना मुंह दिखा रहा हूँ। सर कुछ तो कर दीजिए, कम से कम जो मर उनको बचाइए, ठीक है। बाकी चलो कोई बात नहीं, आप लॉकडाउन में जो करना करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। मर रहे मेरे बाप मेरे, उनको तो बचा लीजिए कम से कम, नहीं तो हम अपनी जान देते बताइए जाकर के। लखनऊ में लोग अस्पताल में बेड के लिए जान तक देने की बात कर रहे हैं, ताकि वो अपने परिजनों और रिश्तेदारों को एम्बुलेंस या फिर अस्पताल के बाहर तड़पते हुए न देखें। मेरी माँ चली गई 3 बजे, लेकिन मैं खड़ा हूँ सामने, अभी उनका 10वां मैं करके आ रहा हूँ घर से, हैं? तभी मैं दौड़ रहा हूँ कि मेरे बाप बच जाए कुछ तरीके से। जिस वक्त लोग शोक मनाते हैं, दुर्भाग्य देखिए, एक बेटे को अस्पताल में व्यवस्था से लड़ना पड़ रहा है। सरकार कहती है दवा से लेकर ऑक्सीजन किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर क्यों सुनील जैसे लोगों को अस्पतालों की चौखट पर बार बार आना पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। फादर को मैं कहीं से भर्ती कराइए मास्क लगा लीजिए सुरक्षा के लिए। सर मैं परेशान चुका हूँ, सुबह दौड़ बताइए मैं कहाँ तक मरूँ बताइए। अस्पताल में क्या कहते हैं? कहीं कुछ सही नहीं चल रही है सर, जब हर जगह मना कर रहे हैं। कम से बेड तो दिए मेरे फादर, कम से कम सांस ऑक्सीजन तो मिले पॉजिटिव। ऑक्सीजन उनका कुछ नहीं सर, 74 से नीचे है। बताइए घर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कहाँ सीएम साहब तो कह रहे हैं सब जगह खाली है बेड। कहाँ देखिए, मैं हर जगह मैं खड़ा हूँ सामने ना, बताएं कौन बता रहा है। मैं बलरामपुर दौड़ चुका हूँ, ठीक है, KGM से भाग के मैं चला रहा हूँ, बताइए। यहाँ नहीं है कुछ नहीं सर, बताइए कहाँ चले बताइए आप। ये हाल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, जहां आज तक की टीम को अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में इस तरह बेड के लिए लोग इंतजार करते हुए मिले। हम इस वक्त KGMU के कोविड कमांड सेंटर में है, जहां पर आकर के मरीजों को भर्ती करने का काम किया जाता है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार का दावा है कि कहीं कोई कमी नहीं है और हर जगह जगह खाली है, बेड खाली है, ऑक्सीजन है और सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन ये सरकार की तरफ से चलाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण KGMU है, जहां पर भर्ती करने की बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पेशेंट्स अभी भी एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं, जो भर्ती होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पीछे के एम्बुलेंस में 2 पेशेंट बैठे हैं और यहाँ एक महिला इस एम्बुलेंस में बैठी हुई है, जो कि इंतजार कर रही हैं कि उनको किसी तरीके से भर्ती किया जाए। लेकिन यहाँ ना बेड खाली है, ना ही कोई मदद करने वाला है। हम आप इनसे दूर से बात भी करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। तो क्या बोला जा रहा है? ये ट्रॉमा सेंटर से यहाँ भेजा गया कि यहाँ पर जगह नहीं है क्या? यहाँ बेड है, हाँ लेकिन यहाँ बेड नहीं। वहाँ से बता के भेजा अच्छा। गया, यहाँ पे आप जाइए 2 मिनट में हो जाएगा, खाली है। हम लोग कैजुअलिटी में थे KGM ट्रॉमा सेंटर में। अब यहाँ आके 45 मिनट से हमारा मरीज मरने के कगार पे है। यहाँ बता रहे हैं बेड नहीं खाली, वहाँ वापस लेने को तैयार नहीं। अच्छा, तो आप दूसरी जगह से यहाँ भेज दिया गया? आखिर मरीजों को बेड क्यों नहीं मिल रहे? क्यों उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भेजा जा रहा है? इन आरोपों का जवाब जानने के लिए आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने जब अस्पताल के डॉक्टरों से बात की, तो पता चला कि मरीजों की तरह डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ भी मौजूदा सिस्टम का शिकार है। इतना जान लीजिए कि जो भी डिपेंडेंसी है वो सिर्फ लोअर स्टाफ के ऊपर है। JRs है, SRs है, ये लोग टोटली काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं भैया? वार्ड बॉय का काम करते हैं। तो आप ही लोगों को सारा काम कराया जाता है? भैया सब कुछ करवाया जाता है हम लोगों को। तो बड़े डॉक्टर क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर वो तो यहाँ कह देते हैं कि अगर आप पॉजिटिव हो गए तब भी आपको ड्यूटी करना है। हाँ, SpO2 आपका चेक किया जाता है। हाँ, कि आप पॉजिटिव हैं, जब तक जिंदगी है चलते रहो, मर जाओगे तो कोई मतलब नहीं। मतलब आपको इलाज भी नहीं जाता है? कुछ नहीं, हम लोग अगर पॉजिटिव कोई स्टाफ आता है तो उससे भी ड्यूटी करवाया जाता है जबरदस्ती। सोचिए, जब इलाज करने वालों की ऐसी मानसिकता होगी तो वो क्या तो इलाज करेंगे और क्या मरीज से संवेदना जताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि फिर सरकार किस आधार पर सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है? क्या प्राइवेट अस्पतालों की बात अलग है? क्या वहाँ पर हालात इससे बेहतर हैं? इन सवालों का जवाब आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव को KGMU के सामने सिप्स नाम के अस्पताल के दरवाजे पर ले गया, जहाँ इस सवाल का पुख्ता जवाब दीवार पर चस्पा था। आपको सूचित किया जाता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो जाने और सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण हम कोविड के नए मरीजों को भर्ती करने में असक्षम हैं।
मरीजों की असुविधा के लिए हमें खेद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लखनऊ में लोग बेड के लिए भटक रहे हैं, उसी यूपी की राजधानी के इस अस्पताल में कुछ बेड खाली पड़े हैं जो कई लोगों की जान बचा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी ने ऐसे अस्पतालों के हाथ बांध दिए हैं। कि क्या यहाँ पर बेड्स खाली हैं, सारी सुविधाएं हैं? सर, हमारी तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन हमको ऑक्सीजन की सप्लाई फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हमारे कुछ बेड्स खाली हैं। अच्छा, तो आप भर्ती ले पा रहे हैं उस पर? नहीं सर, जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो हम भर्ती कैसे ले पाएंगे? तो अभी बीच में जो ऑक्सीजन की बात सरकार कह रही थी कि पूरी सप्लाई हो रही है, मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है? सर, आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, लेकिन अभी हमको फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पा रही है। अच्छा, इसी वजह से दिक्कत हो रही है, यानी कमी है कहीं? बिल्कुल। ऑक्सीजन सप्लाई करके यहाँ बेड्स की संख्या को इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन ये अव्यवस्था का ही आलम है कि यहाँ पर न तो बेड्स इस्तेमाल हो पा रहे हैं और न ही ठीक से ऑक्सीजन दे करके मरीजों की मदद हो पा रही है। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। कोरोना ने उत्तर प्रदेश में भी कोहराम मचा रखा है। वाकई जमीनी हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल अलग है। अब आपको दिखाते हैं आगरा की ये रिपोर्ट। आगरा में हालात क्या है अस्पतालों के, देखिए। अस्पतालों के बाहर अब यहाँ पर बेड नहीं है, ऐसे बोर्ड लगा दिए गए हैं। हमारा पेशेंट है वहाँ पे, घर पे अभी यानी बेड खाली नहीं है, तो कहाँ? सरकार कह रही है कि बेड है, ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, सारे इंतजाम है, तो फिर आगरा के अस्पतालों में ये अफरा तफरी क्यों है? क्यों अस्पताल के बोर्ड पर लिखा है कि बेड खाली नहीं और मरीजों के परिवार वालों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है? टीवी पे दिखा रहे हैं कि इतना संडे भेज रहे हैं, इतना भेज रहे हैं, योगी जी, मोदी जी, कछु ना रहा, कोई योगी जी नहीं चल रही है। इतने टन हमने यूपी में गैस भेज दी, एक भी का नाम टन यहाँ पे गैस नहीं है। सब का नाम है, खाली टीवी में बातें चल रही हैं। मरीज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी नर्सिंग होम के अंदर। ऑक्सीजन गाड़ियाँ रोक दी गई थी, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए हॉस्पिटल वाले क्या करते, वो तो क्या कहा उन्होंने फोन करके, वो तो जान बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप अपने मरीज को कहीं शिफ्ट कीजिए या कुछ भी कीजिए। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है या फिर हम लोग सिलेंडर लेके आए अपने के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ना तो दवा की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ तक कहा कि लोग पैनिक ना करें। बेड ही खाली नहीं है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, तो कहाँ से इलाज कराएंगे? कहीं ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है, तो कहीं अपनों के लिए बेड तलाश रहे हैं, तो कहीं कोरोना मरीज की दवाइयों को लेकर मारामारी मची हुई है। 25 को नोटिस लगाया गया, 26 को नोटिस लगाया गया है और 27 तारीख का नोटिस मां भगवती अस्पताल में ये चिपकाया जा रहा है। नोटिस में लिखा है कि मरीज के तीमारदारों को ये सूचना दी जा रही है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, इसलिए अपने अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करें। अब जिसको अपने परिवार की फिक्र है, जो चाहता है कि उसका परिवार जिंदा रहे, वो चाहे सर फोड़े, चाहे कुछ भी करे, भीख मांगे, ब्लैक मार्केट से लेकर के आए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर के आए, क्योंकि परिवार के सदस्यों को जिंदा रखना है। ये आगरा की तस्वीर है, सतही तस्वीर है। हवा में क्या वादे किए गए हैं, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। आगरा शहर में सिर्फ एक अस्पताल का ऐसा हाल नहीं है, कई अस्पतालों में इसी तरह बेड और ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। अस्पताल मरीज के तीमारदारों को खाली सिलेंडर पकड़ा रहे हैं, साथ में गुहार लगाती चिट्ठी भी, जिसमें प्लांट वाले से सिलेंडर को रिफिल करने की गुजारिश लिखी है। सबको जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन? सबको जरूरत, हाई फ्लो पे चल रहा है, 15 से 20 लीटर। बहुत स्थिति खराब है। जब ये अगर खत्म हो जाते तब आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हो आप? मोर्टेलिटी होगी। आपने लोगों को बोला है लाने के लिए? सबको, कोई भी, सबको हमने कहा, सब हमारे सब उठा ले जाए, भरवा के ले आए। आप दे रहे हैं खुद ही लोगों को? खुद ही। और क्या? अपने पेशेंट्स को, अपने प्रयास से कोई ला सकता है तो ले जाए। आप सिलेंडर दे रहे हैं? बिल्कुल, मैंने ये लिख के दिया हो, इसको भी छाप लीजिए। अच्छा, पर्चे पे लिख के दे रहे हैं? लिख के ऐसा कोई नहीं है जिसको इन्फॉर्म नहीं है। पूरे शासन प्रशासन को हर जगह ईमेल कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है, सब कर दिया, लेकिन कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आगरा के पारस अस्पताल में तो 8 मरीजों की ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मौत हो गई। अस्पताल में काम करने वाली तनु चतुर्वेदी का कहना है कि 7 से 8 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है और हमने इसकी जानकारी प्रशासन को दे दी थी। अटेंडर भी अगर कहीं से बेचारे लेके आ रहे हैं, अटेंडर पेशेंट के साथ दवाई लग रहा है, हम लोगों को बिल्कुल कहीं से सप्लाई नहीं मिल पा रही है, क्या करें? कितने दिन से इस तरह की दिक्कत हुई आपको? हमें तो सबसे ज्यादा दिक्कत कल ही हुई है। सबसे पहले तो हम प्रोवाइड कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं से कल से ज्यादा कल से ज्यादा दिक्कत होगी। बिल्कुल। इन लोगों का कहना है कि कई लोगों की डेथ हुई है यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होने पर। ऑक्सीजन नहीं होने पर तो खराब पेशेंट थे, जो ठीक थे, L2 टाइप थे, वो तो अभी ठीक है, लेकिन जो ज्यादा खराब पेशेंट थे, बाईपास वेंटिलेटर वाले, उनकी डेथ हुई है। कितने लोगों की है? 4-5 पेशेंट हैं ऐसे। पारस अस्पताल पर लगा ऑक्सीजन का मीटर 0 का प्रेशर दिखा रहा है, यानी यहाँ ऑक्सीजन नहीं है।
आलम ऐसा है कि आईसीयू के बाहर निकलकर डॉक्टर और नर्स इलाज करवा रहे मरीजों के तीमारदारों का नाम लेकर बुला रहे हैं और ऑक्सीजन का इंतजाम करने की बात कह रहे हैं। उधर ऑक्सीजन प्लांट में भी आफत कम नहीं। फैक्ट्री के मालिक सुनील बताते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन लेने आए लोगों में झगड़ा तक होने की नौबत आ गई थी और अब जब ऑक्सीजन खत्म हो गया है तो फैक्ट्री पर ताला लगा दिया गया। आगरा के जिलाधिकारी भी 24 घंटे तक ऑक्सीजन की किल्लत की बात मान रहे हैं, लेकिन जल्द व्यवस्था ठीक होने की बात भी कह रहे हैं। अटेंडर भी अगर कहीं से बेचारे लेके आ रहे हैं, अटेंडर पेशेंट के साथ दवाई लग रहा है, हम लोगों को बिल्कुल कहीं से सप्लाई नहीं मिल पा रही है, क्या करें। कितने दिन से इस तरह की दिक्कत हुई आपको? हमें तो सबसे ज्यादा दिक्कत कल ही हुई है। सबसे पहले तो हम प्रोवाइड कर पा रहे थे कहीं ना कहीं से, कल से ज्यादा दिक्कत होगी बिल्कुल। इन लोगों का कहना है कि कई लोगों की डेथ हुई है यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होने पर। ऑक्सीजन नहीं होने पर तो खराब पेशेंट थे, जो ठीक थे L2 टाइप थे वो तो भी ठीक हैं, लेकिन जो ज्यादा खराब पेशेंट थे बाईपास वेंटिलेटर वाले उनकी डेथ हुई है। कितने लोगों की हैं? 4-5 पेशेंट हैं ऐसे। आगरा में कोरोना के इलाज के लिए भटक रहे लोगों की लड़ाई सिर्फ बेड और सिलेंडर की नहीं है, लोगों को दवाइयां भी आसानी से नहीं मिल रही। सरकार कितना भी इनकार करे या कोई दावे करे, इस महा त्रासदी में बुनियादी चीजों की किल्लत हो रही है, फिर चाहे वो दवा हो, ऑक्सीजन हो या फिर अस्पतालों में बेड हो। जाहिर है अगर इन परिस्थितियों पर काबू नहीं पाया गया और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बेहतर नहीं हुई तो त्रासदी भयावह हो जाएगी। यहाँ आगरा जमीन पर आइए, आपको पता चलेगा कि किल्लत क्या है। लोग अपनों को खो रहे हैं। हाँ, ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में मौतें हो रही हैं, आगरा में मौतें हुई हैं। SOS भेजा जा रहा है, परिजनों के लिए सिलेंडर आखिरी मोमेंट पर है और अगर हालात पे जल्दी काबू नहीं पाएगा, अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो न जाने कितने लोग अपनों को खोएंगे। हालात बद से बदतर हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा नहीं है उत्तर प्रदेश में। फिलहाल आगरा से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। अस्पतालों के बाहर अगर नो एंट्री का बोर्ड लग जाए तो समझिए कि किस तरह की किल्लत का, किस तरह की दिक्कत का आम आदमी सामना कर रहा है। यूपी के कुछ शहरों में हालात ऐसे हैं कि लोग दूसरे राज्यों में जाकर इलाज करा रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी देखिए। उत्तर प्रदेश का फैजाबाद, जहां से 900 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचकर एक दंपत्ति ने बचाई जान। 22 अप्रैल को ये दंपत्ति फैजाबाद से शाम 7 बजे चला और किसी तरह 23 अप्रैल को हुगली पहुंचा। सवाल है क्यों एक दंपति को 60,000 रुपए की एम्बुलेंस करके पश्चिम बंगाल जाना पड़ा? तो जवाब है ऑक्सीजन की कमी। ये उस दंपति के पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचने का CCTV वीडियो है, जिसका दावा है कि अगर वो हुगली न पहुंचते तो शायद हमसे बात करने को जिंदा भी न रहते। कहानी सीधी है, फैजाबाद के लालजी और रेखा यादव को सांस लेने में तकलीफ हुई। 2 बार कोरोना टेस्ट करवाने पर भी रिपोर्ट नेगेटिव आई, मगर तकलीफ बनी रही। जब फैजाबाद के किसी अस्पताल में जगह नहीं मिली तो लालजी यादव के रिश्तेदारों ने हुगली में उनके लिए बेड और ऑक्सीजन दोनों का इंतजाम करवाया और इस तरह पति पत्नी ने जान बचाने के लिए पश्चिम बंगाल का रुख किया, जहां दोनों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया और इलाज शुरू हुआ। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था, तो इसीलिए वो लोग घबरा गए, दीदी रोने लगी। तो वहाँ पे एम्बुलेंस हम बोले करके निकल आओ जल्दी से, जितना जल्दी हो पाए, टाइम नहीं है, क्योंकि जब ऐसा परिस्थिति है तो फिर वहाँ से एम्बुलेंस करके वो लोग बहुत ही जल्दी से निकले वहाँ से और लगभग 22 घंटा लगा यहाँ पे आने के लिए। एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर मैनेज हुआ था, जिसको लेके यहाँ पे आए हैं। 60,000 रुपीज़ एम्बुलेंस लिए है। कल पता चला है ये यूपी से आया है, तो वहाँ का कोई क्या प्रॉब्लम है हमको मालूम नहीं है। मेरा भी यहाँ एडमिटेड है, तो चिकित्सा चल रहा है। बीबी का शारीरिक कंडीशन स्थितिशील है, किंतु उसका जो हस्बैंड का लालजी यादव का अभी कंडीशन कंट्रोल नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा मेडिकल जो बोर्ड है, मेडिकल जो डॉक्टर लोग है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं जो हमको अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए, इसको अच्छा से हम घर भेजने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर एक परिवार को इस तरह क्यों अपना राज्य छोड़कर 24 घंटे एम्बुलेंस में सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ता? सवाल ये भी है कि लालजी यादव ने तो 60,000 रुपए एम्बुलेंस पर खर्च कर दिए, लेकिन जिसके पास इतने पैसे नहीं है वो क्या करेगा? अनुपम मिश्र के साथ भोलानाथ साहा, हुगली, आज तक। तो यूपी में शहर बदल जाता है लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं लोग, उनके तीमारदार मरीजों के साथ अलग अलग जगहों पर ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं जिसको बयां कर पाना मुश्किल है। शहर बदल जाता है लेकिन हालात
नहीं बदलते हैं। अस्पताल हो, दवाइयों की किल्लत हो, ऑक्सीजन की किल्लत है, इन सब का सामना उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लोग कर रहे हैं कोरोना के इस कोहराम के बीच। आंकड़े नहीं पता, लेकिन सुना है कि 18 में मर सकते हैं। हाँ भैया, अपना इंतजाम कर लो, कहाँ से करते भैया, कहाँ से बने, क्या करें, सगड़े मरने वाली है। कोई मिनट ठहरी, बस खोपड़ी, बस कोई मिनट ठहरी है। हाथ जोड़ता फिर रहा हूँ, कोई मेरे कोई बचा लो, 20 मिनट की जिंदगी दे दो कोई। ये हताशा है, ये निराशा है, जिंदगी दे दो कोई। सिस्टम लाचार है, कोरोना का हाहाकार है, अपनों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हो रही है। मेरठ में मनोज की पत्नी केएमसी अस्पताल में भर्ती है। हर पल जिंदा रखने के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए और अपनी पत्नी के लिए वो हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं, कोई मेरी बीवी को बचा लो। हाथ जोड़ता फिर रहा हूँ, कोई मेरे बचा लो, 20 मिनट की जिंदगी दे दो कोई। ऑक्सीजन की किल्लत किस तरह मेरठ में है, उसकी तस्वीर अगर आपको दिखाएं, इमरजेंसी में ले चलते हैं। बहुत सारे मरीज यहाँ पर एडमिट हैं, ज़्यादातर कोविड के मरीजों का जिनका इलाज चल रहा है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आए हैं वो उनके अपने सिलेंडर हैं। बीती रात से कई बार ऑक्सीजन की सप्लाई डिसरप्ट हुई है, SOS भेजा गया है। रह देकर अगर इक्का दुक्का बार ऑक्सीजन की सप्लाई आई है, लेकिन ज़्यादातर जो मरीज हैं उन्होंने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम खुद किया है। मेरठ के केएमसी, हमने आपको शहर दर शहर यूपी के अलग अलग शहरों की रिपोर्ट दिखाई। लखनऊ हो, मेरठ हो, आगरा हो, मेरठ की ग्राउंड रिपोर्ट आपने आशुतोष मिश्रा की देखी। लेकिन इन सब से जुदा जयप्रताप सिंह, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, अलग ही दावे कर रहे हैं, जो कि जमीनी हकीकत से बिल्कुल जुदा दिखता है। हमारे सहयोगी की उनसे ये खास बातचीत देखिए। जी हाँ, अभिषेक बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से। इस वक्त हमारे साथ जयप्रताप सिंह हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। जयप्रताप जी, स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री ने जो कहा कि किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हम लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं, डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से डेथ्स है। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की मौतें घरों में हो जा रही हैं, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, यहाँ तक कि निजी और अस्पतालों में, नर्सिंग होम में लोग मर रहे हैं। जहाँ तक मृत्यु का सवाल है इस वैश्विक महामारी में, इसमें तो दो प्रकार का है, जैसे अभी आपने स्वयं बोला। एक तो जो हमारे मेडिकल संस्थाओं में, जो हमारे मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, या जो भी हमने कोविड केयर सेंटर जो हमारे सरकार द्वारा संचालित होते हैं, उसमें जो मृत्यु होते हैं उसका तत्काल उसको अपलोड करते हैं हम अभी एक पोर्टल पर। तो पूरे प्रदेश में जितने भी मृत्यु होते हैं तत्काल वो हमारे संस्थाओं द्वारा अपलोड जाता है। वही फिगर हमको डेली सुबह हमको मिलता है, जो हम लोग उस पर चर्चा भी करते हैं। और उन एक एक डेथ पर हम एक डेथ ऑडिट भी करते हैं कि कब वो हॉस्पिटल पहुंचा, कितना दिन रहा, कौन प्रकार के दवाई उनको दी गई और कितना ऑक्सीजन भी लगा। यहाँ तक हम पूरा उसका समीक्षा एक एक पेशेंट का करने के बाद एक डॉक्टर्स की टीम के माध्यम से ये हमको प्रतिदिन इसका सूचना और डिटेल मिलता है। इससे हमको जानकारी होता है कि किसी डॉक्टर ने कितना उसमें इंटरेस्ट लिया, कहीं लापरवाही तो नहीं किया, किस तरह का उसमें उनका जो उपचार करने का तरीका है, ये हम देखते हैं। दूसरी बात आपने जो कहा, ये बात भी सही है कि बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं। मैंने इस बात को पहले भी कहा था कि इधर जब वायरस ने अपना ट्रेंड थोड़ा चेंज किया है, तो लोगों को पहले चरण में जब वो टेस्ट कराते हैं तो नेगेटिव निकलने लग गया। ये 30% से 35% ये पूरे इंडिया में और हमारे ICMR के वैज्ञानिक द्वारा भी माना जा रहा है कि वायरस ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। तो अब जब 30% या 35% के लोग अब जब जाते हैं और नेगेटिव निकलता है, सप्ताह भर के बाद वो अपने नॉर्मल तरीका से घर पर रहते हैं, सप्ताह भर के बाद उनको एकदम से डिफ़िकल्टी होता है या दिक्कत आती है सांस लेने में, फिर वो घबरा के चले जाते हैं, CT स्कैन कराते हैं या एक्सरे कराते हैं और फिर पता चलता है कि वो सिम्टम उनका लगभग वही है जैसे कोविड का है। तो ऐसे लोग को भी हम लोग जैसे पता चलता है उनको भी हम अलाउ करते हैं अपने बेड माने हॉस्पिटल में करने के लिए। और जो नेगेटिव आता है खाली एंटीजन के भी टेस्ट पर भी, पहले RT-PCR होता है उसको तो हम मानते ही हैं, मगर एंटीजन में भी अगर ट्रू पॉजिटिव आएगा तो उसको अपलोड करा के उसको भी हम पेशेंट के रूप में उसका उपचार कराएंगे। माना जाए कि जो एक्चुअल डेथ है कोविड का वो और जो सरकारी आंकड़ों में जो डेथ रिपोर्ट हो रहा है वो, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। नहीं, ये हम नहीं कहेंगे अंतर। देखिए, हमारा जो मृत्यु का वो हमारा एक सरकारी संस्था है और मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट भी हॉस्पिटल्स हैं, उनको सबको अपलोड करना पड़ता है। तो जो भी मेडिकल फैसिलिटी के अंदर, प्राइवेट पब्लिक दोनों के अंदर जो मृत्यु होती है वो हमारे पास पूरे डेटा आ जाता है, उसमें उसका डेथ ऑडिट भी हम कराते हैं।
यूपी की जमीनी हकीकत अपने सहयोगियों के ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाई। दावों में और जमीनी हकीकत में कितना फर्क है ये आप समझ गए होंगे। जी हाँ, राजधानी दिल्ली कोरोना से बेहाल है, बेदम है। अस्पतालों के हालात नहीं बदल रहे। मरीज, तीमारदार आपको अलग अलग जगहों पर अस्पतालों के बाहर जूझते हुए, जंग करते हुए दिखेंगे सिर्फ इलाज के लिए। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। आंकड़ा मांगा है कि आखिर दिल्ली में मरने वालों का आंकड़ा क्या है, 4 दिन के अंदर बताइए। इसी के साथ कहा है कि हमें अब दिल्ली सरकार पर भरोसा नहीं रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत से लेकर ऑक्सीजन की कालाबाजारी, हर मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को जमकर टोका है। कई गंभीर सवाल पूछे हैं, यहां तक कह दिया है कि आप पर भरोसा नहीं होता। दिल्ली सरकार संभाल नहीं पा रही है तो बताए। केंद्र को दे देंगे दिल्ली की जिम्मेदारी। दिल्ली सरकार का सिस्टम फेल है। ये समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर आ रही एक एक तस्वीरों पर ये तल्ख टिप्पणियां दिल्ली हाईकोर्ट ने की है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आज बेहद कड़वा डोज दिया और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि कोरोना काल में आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा। ऑक्सीजन को लेकर मची अफरा तफरी को लेकर हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर केजरीवाल सरकार से संभल नहीं रहा तो केंद्र को जिम्मा लेने को कह देंगे। सिर्फ दिल्ली सरकार पर ही दिल्ली हाईकोर्ट का गुस्सा नहीं फूटा, ऑक्सीजन सप्लायर्स को भी कोर्ट ने चेतावनी दे डाली और बेहद सख्त लफ्जों में नसीहत देते हुए यहां तक कह दिया कि ये वक्त गिद्ध बनने का नहीं है। कोविड की लगातार बढ़ती मार पर ऑक्सीजन का हाहाकार और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, लेकिन साथ में दिए कई अधिकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में उसके सारे सिस्टम फेल हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने ऑक्सीजन के सिलेंडर भरने वाली कंपनियों पर भी नाराजगी जताते हुए ये कहा कि अभी का समय लोगों की सेवा करके कुछ दिखाने का है, गिद्ध बनने का नहीं। और कोर्ट ने कहा कि यहाँ मौजूद तमाम सबूतों और दलीलों से साबित हो गया है कि ये कुछ कंपनियां जिन पर हमारा निशाना है, उन्हीं कंपनियों के शह पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही थी। लिहाजा कोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन प्लांट्स को अपने कब्जे में ले, खुद चलाए, वहां जो कर्मचारियों की स्थिति है उसी में चलाए। और ये भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार नहीं चला पाती है तो हमारे पास उपाय मालूम है, हम केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को ऑक्सीजन का आवंटन सही से करने को कहा, कालाबाजारी पर रोक लगाने की बात कही, साथ ही जरूरत पड़ने पर रिफिलिंग प्लांट को कब्जे में लेने की बात कह डाली। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के इस सख्त रवैये और गुस्से की वजह दिल्ली में कोरोना काल में बना ऑक्सीजन संकट है। दिल्ली के लोगों को कोरोना की मार झेलते हुए कई दिन गुजर चुके हैं। मरीज परेशान हैं, लोगों की जान जा रही है, लेकिन सरकार अब तक ऑक्सीजन को लेकर सही इंतजाम नहीं कर पा रही है। लिहाजा मरीज और उनके परिवार वाले दर-दर भटकने को मजबूर हैं। वही अभी तक हमने फोन करके आए थे यहाँ पर और हमें उन्होंने बोला भी था आप आ जाइए तो आपको एडमिट कर लेंगे और कंडीशन में बताई थी, सब कुछ बताया था, लेकिन यहाँ पर तो बंद ही किया हुआ है, कोई जवाब ही नहीं देने को तैयार। सुबह 8 बजे से वेट कर रहे हैं, पापा है, मम्मी है, दोनों यहाँ पे लाए हैं, पेशेंट है, कोविड पॉजिटिव है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन कराया उसके बाद भी कोई कुछ नहीं बता रहा, लिस्ट आएगी कर रहे हैं बस सुबह से, ना कोई लिस्ट की इन्फॉर्मेशन है ना वैसे कोई इन्फॉर्मेशन है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव मरीज भी कोविड सेंटर्स के बाहर ही बैठे रहने को मजबूर हैं। अब एक हम यहाँ पर बुजुर्ग दंपति हैं जो कार में अंदर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि किसी तरीके से यहाँ पर दाखिला मिले। इन्हें दाखिला के लिए बोला भी गया था, लेकिन सुबह 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। परिजन इनके बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दाखिला ये दोनों पॉजिटिव हैं। और वही है कि कल कॉल आने के बाद भी सुबह इनके कंफर्मेशन का कि 8 बजे आप आ जाइए, एडमिशन मिल जाएगा। अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है, कह रहे 8 बजे लिस्ट आएगी, अब 11 बज रहे हैं कि अभी तक लिस्ट नहीं आई है।
उधर ऑक्सीजन की इस कमी के बीच दिल्ली सरकार तमाम जतन कर दिल्ली को जल्द से जल्द इस जद्दोजहद से बाहर निकालने का दावा कर रही है। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। उधर ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर कोरोना से निपटने के केंद्र सरकार के प्लान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातों पर केंद्र से जवाब मांगा। पहला ये कि वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर वो क्या कर रहा है, और दूसरा ये कि कोरोना से लड़ने में केंद्र के संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, सेना और रेलवे के डॉक्टर्स का इस्तेमाल कैसे होगा। साफ है, दिल्ली में कोरोना से बढ़ते मौत के आंकड़े अब इस संकट के साथ लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं और ऐसी हालत में कोर्ट ने सरकार को स्थिति सुधारने की चेतावनी दे डाली है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ संजय शर्मा, आज तक। राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ी किल्लत है ऑक्सीजन की। जो परिजन हैं वो ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में अपनों को दम तोड़ते देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। हर घंटे कुछ ना कुछ खबर राजधानी दिल्ली में आती है कि किसी अस्पताल में कुछ घंटों का ऑक्सीजन बचा है तो किसी दूसरे अस्पताल में भी ऐसी ही कमी सामने आ रही है। इन सब के बीच कोशिशें भी हो रही हैं कि कैसे इन अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। ऑक्सीजन की किल्लत और कैसे होगी इसकी भरपाई, देखिए इस रिपोर्ट। कोरोना की महामारी झेल रही राजधानी दिल्ली के हालात अभी काबू में नहीं आ सके हैं। लोग परेशान हैं और मरीजों को लेकर अपने इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या इलाज में आ रही है क्योंकि अस्पतालों में अब भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। लिहाजा घंटों इंतजार के बावजूद न तो मरीज भर्ती हो पा रहे हैं और न ही उन्हें लेकर भटक रहे लोगों को सही जानकारी मिल पा रही है। दरवाजा बंद है। जी हाँ, हम उस कोविड सेंटर पे खड़े हैं जिसकी कल शुरुआत हुई है। सबसे बड़ा कोविड सेंटर बताया जा रहा है दिल्ली का, लेकिन बेबस लाचार मरीजों के लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी स्थिति देखिए। दरवाजे से सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं? सर, हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारे जो रिलेटिव हैं पहले उन्हें डायरेक्टली यहाँ पर ना लाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी इल हैं, बीमार हैं। हम उन्हें लाना चाहते हैं यहाँ पर, बट हमारे को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। फ़ोन नंबर जो दिया है उन पर कोई पिक नहीं कर रहा है और यहाँ पर ये सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे हैं हमें। हम कोविड टेस्ट करा चुके हैं और हम कहते हैं कि जो भी नेसेसरी आधार कार्ड वगैरह सब लेके आए हैं, बट कोई बता नहीं रहे कि कैसे ले आए। अब अगर उन्हें यहाँ पर ले आएंगे तो वापस लेके जाना पड़ेगा, तो कोई सही गाइडेंस नहीं मिल रही। हालांकि सरकार की माने तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का सरकार का एक्शन प्लान अब असर दिखा रहा है और जल्द ही दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी। इस वक्त ऑक्सीजन के लिए हर जगह दौड़ भाग है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ऑक्सीजन टैंकर्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे जल्द से जल्द हो। अब दिल्ली सरकार ने इसके लिए बैंकॉक से टैंकर मंगाने की तैयारी की है ताकि ऑक्सीजन को समय से अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। साथ ही ऑपरेशन ऑक्सीजन के लिए एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। रेलवे पहले से ही तमाम शहरों में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद कर रहा है। रायगढ़ से ऑक्सीजन टैंकर लेकर चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। इसमें ऑक्सीजन के 4 टैंकर लाए गए और हर टैंकर में करीब 16 टन ऑक्सीजन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की माने तो राजधानी के अस्पतालों में हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे में बेशक ट्रेन से लाई गई ऑक्सीजन थोड़ी राहत देगी, लेकिन हकीकत में दिल्ली को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है इसे आप समझ ही सकते हैं। रेल के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई आज सुबह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पहुंची है, जिससे उम्मीद की कुछ किरण जागी है। लेकिन अगर आंकड़े देखें
तो कोरोना संक्रमण और मौतों का आंकड़ा अभी भी दिल दहला देने वाला है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 380 लोगों की जान गई, जबकि नोएडा, गाजियाबाद में भी संक्रमण और मौत का सिलसिला बराबर बढ़ता चला जा रहा है। ऑक्सीजन के इस संकट को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में 21 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये, और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे, तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि राजधानी में पहले जैसी स्थिति नहीं है और केंद्र की मदद से 30 अप्रैल तक राजधानी के हाल में और सुधार होगा। लेकिन उसके बाद से स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। पिछले 2 दिन में आप देखेंगे कि इस किस्म के SOS मैसेजेस अस्पतालों के, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आ रहे, अभी भी मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, एक दो अस्पताल दिन में उनका आता रहता है कि यहाँ ऑक्सीजन पहुँचने में देरी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन। लेकिन जो हालत बृहस्पति, शुक्र और शनि को थी, बिल्कुल पागलपन वाली हालत, ऐसी पिछले 2-3 दिन में अब नहीं है। सरकार के इन दावों के बीच रह रहकर दिल्ली के अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही है। उम्मीद है कि इस संकट का जल्द स्थायी समाधान हो, ताकि कोरोना के इस संकट काल में मरीजों को सांसों के लिए संघर्ष न करना पड़े। अनिशा माथुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।